मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। तो किसानों को क्यों ऐसा लगता है कि प्राइवेट मंडियों के आने से सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी? तो चलिए समझ लेते हैं इस बात को। आजादी के कुछ वर्ष पूर्व ही जब हमारे देश में कृषि मंडियों की स्थापना हुई और 2003 में एपीएमसी मॉडल लेकर के आई भारत सरकार, जिसको हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड मार्केट कमिटीज बोलते हैं। क्या है ये, देख लेते हैं। एपीएमसी सरकारी मंडी मॉडल, अब ये क्या होता है, ये काम कैसे करता है? इसमें क्या होता है, किसान जो भी फसल उपजाते हैं, मान लीजिए किसान ने गेहूं की फसल उपजाई है, वो क्या करेंगे, अपनी उस फसल को इन सरकारी कृषि मंडी इन एपीएमसीज में लेकर के जाते हैं और अच्छे से अच्छे प्राइस में इन मिडिलमैन, जिनको उत्तर भारत में हम अड़तिया भी बोलते हैं या महाराष्ट्र में अड़द बोलते हैं, उनको बेचते हैं। अच्छे से अच्छा प्राइस क्या हो गया, मान लीजिए गेहूं की फसल का जो एमएसपी है वो 2000 रुपए पर क्विंटल है, तो किसान इन मिडिलमैन से नेगोशिएट करके, बार्गेन करके 1600, 1700, 1800 रुपए जो भी बेस्ट प्राइस है उस पे बेच देते हैं। अब ये मिडिलमैन कौन होते हैं? ये मिडिलमैन लाइसेंस्ड मिडिलमैन होते हैं। सरकार इनको एपीएमसीज में लाइसेंस देती है सरकारी मंडी में कि वो किसान से फसल को खरीद सकें। और आसान भाषा में अगर आप समझिएगा, मान लीजिए किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से आपको कुछ खरीदना है, तो आप वो वेबसाइट खोलोगे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वहां से खरीद लोगे, बट आप डायरेक्टली नहीं खरीदते हो। आप क्या करते हो, वहां पे जो सेलर है उससे खरीदते हो। तो जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट है वो आपके और सेलर के बीच में मिडिलमैन की तरह काम करते हैं। उसी प्रकार से ये जो अड़ती है, जो मिडिलमैन है, ये किसानों से फसल खरीदते हैं और बड़े बड़े होलसेलर्स, ट्रेडर्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको जाकर के उसको बेच देती हैं। मतलब आप राशन की दुकान से अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो आप किसान से सीधे नहीं ले रहे हो, आप इन अड़तियों के थ्रू ले रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एपीएमसी मॉडल है ये काम करता है। अभी ये जो एपीएमसी मॉडल है, इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि यहाँ पे जब किसानों से फसल खरीदी जाती है, जो अनाज होता है उसका रख रखाव भी करना पड़ता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है, उसका हिसाब किताब होता है। तो बहुत सारे लेबर्स, मजदूर, आपके अकाउंटेंट्स, तो बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं। तो ये अपने आप में एक इकोसिस्टम है जो लोगों को रोजगार भी देता है। ठीक है, तो अब जो नया मॉडल है, जो प्राइवेट मार्केट मॉडल है, जो फर्स्ट बिल है ऑन एग्रीकल्चर मार्केट, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन बिल 2020, ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसान ने गेहूं की फसल उपजाई है, वो डायरेक्टली इन इंस्टीट्यूशनल बायर्स को बेच सकता है। यहाँ पे मिडिलमैन को बाईपास कर देता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो गेहूं की फसल है, मान लीजिए दो, आपको वहां पे 1500, 1600, 1800 रुपए तक मिल रहे थे, आपको यहाँ पे 2200, 2300, 2400 रुपए ये कंपनियां डायरेक्टली आपको दे सकती हैं। तो इसमें तो किसानों का फायदा है, मतलब पेपर पे तो स्कीम बहुत सही है। इसमें दिक्कत क्या है? तो किसानों को इसमें डर क्यों लग रहा है? जो पहला डर है किसानों का, कि किसानों को लगता है कि उनकी बार्गेन पावर खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? मान लीजिए किसी किसान की उपज बहुत कम है, तो एपीएमसी में उसके पास बेचने की पावर नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे देश में जो 85% किसान हैं, वो उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है खेती के लिए। तो एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे जियो आटा दिख रहा है। ठीक है, अभी ये जियो आटा रिलायंस वाला जियो नहीं है, क्लैरिफाई कर दूं मैं, बट भविष्य में हो सकता है। तो ये जियो आटे वाले उस किसान के पास जाके बोल सकते हैं कि हम आपकी फसल के लिए 1500 या 1600 रुपए पर क्विंटल ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। अभी किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उपाय नहीं बचता है, तो किसान अपनी फसल को उसी दाम में बेच देगा। अभी अगर आपके पास उपज ज्यादा है तो आपके पास नेगोशिएशन पावर है, आप बड़ी कंपनियों से भावताव कर सकते हो, पर क्योंकि आपके पास उपज ही नहीं है तो आप यहाँ क्या भावताव करोगे? तो यहाँ पे जो बेचने वाला किसान है वो बहुत कमजोर है और खरीदने वाली जो कंपनी है वो बहुत ताकतवर है। ठीक है, जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि सरकारी मंडी के प्राइवेट मंडी के आने से किसानों को लगता है कि भविष्य में एक दिन सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। क्यों खत्म हो जाएंगी सरकारी मंडियां? क्योंकि जब सरकारी मंडी में कोई खरीद फरोख्त ही नहीं होगी तो सरकार उसको क्यों मेंटेन करेगी? क्योंकि उसको भी मेंटेन करने के लिए सरकार का कुछ रेवेन्यू लगता है, और जिस प्रकार से सरकार प्राइवेट कंपनीज को बेच रही है तो जाहिर तौर से इसको भी वो भविष्य में मेंटेन नहीं करेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि ये भी बंद हो जाएंगी। मतलब किसान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा इन प्राइवेट कंपनियों के पास जाने के सिवाय। ठीक है, और जो तीसरा डर है किसानों का वो ये है कि
क्योंकि इन प्राइवेट मंडियों पे कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो जब इन पे टैक्स नहीं लगेगा तो हर कोई चाहेगा कि हम सरकार को क्यों पैसा दें, क्योंकि एपीएमसी में जब कोई फसल खरीद फरोख्त होता है तो उसके लिए 3.5-4% का टैक्स जो है वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको जाता है। तो हर कोई कोशिश करेगा कि मुझे सरकार को टैक्स ना देना पड़े, और हमारी इंडियन मेंटालिटी हम जानते ही हैं, और तो हम प्राइवेट चैनल फॉलो करेंगे। तो ये डर है किसान के, ठीक है। पूरे बिल में इनके सोल्यूशन की बात कहीं पे भी नहीं की गई है। अभी इस बिल में जो एक और सबसे बड़ी चीज जिसको हाईलाइट किया गया है कि सरकार कहती है, बिल कहता है कि फार्मर्स अपनी फसल को पूरे इंडिया में कहीं पे भी बेच सकते हैं। तो एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, पहले तक ऐसा कभी कहीं पे नहीं था। आज पहले भी, इस बिल से पहले भी किसान अपनी फसल को पूरे देश में कहीं पे भी जाके बेच सकता था, केवल अड़तिए जो मिडिल मैन है वो नहीं बेच सकते थे। इस बिल में ऐसा कुछ नया तो कुछ नहीं कहा गया है, पर जो इसमें एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं और मुझे राजस्थान जाकर के अपनी फसल बेचना है, तो मैं उल्टा मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मेरा स्टोरेज, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। ये तो किसान की जेब से ही जाएगा, तो इसके भी सोल्यूशन की कहीं बात नहीं की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी डर हैं जो किसानों को लगते हैं जो इस बिल के आने से होंगे, ठीक है। तो अभी हमारे देश में कितनी प्राइवेट मंडियां, जो सरकारी मंडी मौजूदा वक्त में कितनी ऑपरेट होती हैं, तो हमारे देश में लगभग 7,300 एपीएमसीज हैं, ठीक है, जो पूरे देश में हैं, केवल बिहार को छोड़ के। और बिहार में 2006 में ही बिहार ने जो एपीएमसी मॉडल है उसको अबॉलिश कर दिया था। तो बिहार की अगर मैं बात करूं, बिहार में किसान नहीं कहलाया जाता है, ठीक है। वहां के आप मजदूर सुनोगे, किसान नहीं सुनोगे। तो जरा एक बार आप सोच करके देखिए, यदि भविष्य में इन प्राइवेट मंडियों की वजह से सरकारी मंडियां ही खत्म हो जाएंगी, तो जो अन्नदाता है, जो अनाज उपजाता है और तभी देश खाता है, तो क्या हाल होगा उनका, और क्या खाएगा देश। आप सभी का हृदयपूर्वक शुक्रिया कि आपने अपना मुझे कीमती समय दिया सुनने के लिए। मैं जानता हूं इस बार यह वीडियो आने में काफी विलंब हो गया, क्योंकि जीवन में कुछ अस्थिरताएं थी जिसको मुझे प्राथमिकता देनी थी, पर अब सब कुछ ठीक है और अब अगला वीडियो आने में बिल्कुल विलंब नहीं होगा। जल्दी हम आपसे जुड़ेंगे। और आप सबसे एक निवेदन है कि यदि आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इसके पीछे मेरा बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा वर्क होता है और फिर मैं उसको आपके सामने ला करके डिलीवर कर पाता हूं। और जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे मैं, और मैं चाहता हूं यदि आपको इसका जवाब पता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। और यह सवाल बहुत जरूरी है। जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ऐसा ही भारत देश है मेरा। तो क्यों हमें प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था? यदि आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज कमेंट करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। शुक्रिया।